दूसरा velocity of rain with respect to man. अरे हम इसे कर रहे थे पर क्या है ना टू व्हीलर पर रखे थी एक्चुअल वेलोसिटी मतलब जब आदमी रुका हुआ हो उस समय जो रेन उसको स्ट्राइक कर रहा है, दैट इज एक्चुअल वेलोसिटी। और जब ये आदमी चलने लगा, चलते हुए आदमी को रेन की वेलोसिटी क्या लगेगा? आपको मैंने बताया था कि रुका हुआ स्थिति में अगर रेन थोड़ा इंक्लाइंड हो रहा है, तिरछा अगर हो रहा है, तो उसका कारण है हवाओं का बहना। तो जरूर यहाँ हवा बह रहा होगा जिससे कि एंगल उसको, रेन की ड्रॉप्स की एंगल को इंक्लाइन कर। एक आवाज दुआ देखा दिन चल सरकाल फिर तू काहे लती करनी है Sir, 5/2 with respect to man or actual velocity 5√3/2. सर एक बार बताओ, एक बार फिर से बताओ निदान। Sir, actual velocity sir 5√3/2 और sir 5/2। तो मीटर पर सेकंड में ही ना? हाँ सर। हम इसको दोनों मेथड से बना सकते हैं, लेकिन मैंने बताया था कि आप अगर वेक्टर एनालिटिकल मेथड से बनाएंगे तो काफी वक्त लगेगा, और जनरली हम लोग के पास एग्जाम में इतना वक्त नहीं रहता। यस आइनेस। तो मेरा एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन 5 मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन 5√3 मीटर पर सेकंड आ रहा है। ये 5 आया और ये वाली 5√3। 5√3। सो मेरा ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन आ रहा है -5 मीटर पर सेकेंड और आपका मान का आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। दोनों का? हाँ, फर्स्ट वाले में माइनस आ रहा, नेगेटिव आ रहा। ओके तो अनन्या, आपने जो मेथड लगाया वो कौन सा लगाया? एनालिटिकल मेथड लगाया या डायग्राम लगाया? सर एनालिटिकल, दोनों के कंपोनेंट्स निकाले ग्राफ बना के, तो आपका वी आर एक्स आ गया मेरा वी आर कॉस 60 डिग्री और वी आर वाई हुआ साइन 60 डिग्री। तो उसके बाद फिर वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मान निकाले तो वी आर माइनस वी एम हुआ, तो वी आर कॉस 60 डिग्री -5, सो उससे और वी आर वाई का वी आर साइन 60 डिग्री हुआ वर्टिकल कंपोनेंट। फिर आपका एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल जो हुआ ना, तो tan 30 डिग्री लिए, तो उसमें फिर वी आर साइन 60 डिग्री न्यूमरेटर हुआ, फिर डेनोमिनेटर में आपका ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मान किए, तो आपका आया फिर 1√3 tan 30 डिग्री का, फिर इक्वेट किए तो आपका फिर वी आर आया मेरा -5 मीटर पर सेकेंड।
देखो ध्यान से। सबसे पहले ये बताओ कि जब ये आदमी रुका हुआ है गलत है, डायग्राम गलत जब ये आदमी यहाँ रुका हुआ है है। इस पे रेन आदमी का मुंह आगे में है, के साथ बना हॉरिजॉन्टल ये उनका लाइन चेहरा आगे है इसमें। तो रेन शुरुआत में उसके पीठ पे लग रही है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ, या सामने फेस से लग रही है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल। सर बैक आइनेस यस सर। इन दोनों में से किस केस में एक मिनट 1 मिनट इट इज नॉट 30 इट इज 60। ये यस ये 60 मेरा जो क्वेश्चन है कि अगर आदमी रुका हुआ था, स्टेशनरी मैन ऑब्जर्व्स दैट द रेन स्ट्राइक्स हिम एट एन एंगल 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री तो ऐसे भी लग सकते हैं, दोनों का ही हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ये पीठ पे 60 डिग्री भी 30 हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री, और सामने फेस से भी लग सकते हैं ऐसा ना हॉरिजॉन्टल से 60 वही डिग्री। लगी सर नहीं थी ना उसे। तो लेना कौन सा है? सर सामने वाला, आगे वाला। अनन्या बताइए लेना कौन सा है? शैडो लेना है। सर हम तो बैक वाला लेके किया। मिथलेश गूगल नहीं है। अरे एक्सेल वेलोसिटी कब मापा जाएगा जब पीछे Sure. रहेगा रेस्ट में रहेंगे। अच्छा ये डिसाइड कैसे होगा? बोल रुका हुआ है, हवा भी बह रहा है पूरा, तभी इसको तिरछा कर दिया। पीछे कर दिया। हाँ तो हवा ऐसे भी तो बह सकता है, ऐसे बहेगा तो ऐसे कर देगा पीठ पे, और अगर हवा ऐसे बहेगा तो ऐसे कर देगा सामने। लेकिन हवा कैसे बह रहा है तो दिया हुआ नहीं है। दिया नहीं। तो फिर हम दोनों में से कोई भी लेने के लिए आजाद है। हाँ तो पीठ पर या सामने में हम कौन सा ले, और ये दोनों में से कौन एग्जैक्ट होगा ये कैसे डिसाइड? अगर ये लेंगे तो आंसर कुछ होगा, ये लेंगे तो आंसर बदल जाएगा। कोई दोनों में से कोई भी एक ले लेंगे तो काम नहीं चलेगा। ये नहीं कि जो पसंद आ रहा वो ले लेंगे और काम। तो अब देखो ये डिसाइड होगा कि आदमी जब चलने स्टार्ट कर दिया तो फिर उस केस में रेन उस पर किस प्रकार लगा। समझ रहे हैं? तो आदमी जब चलना स्टार्ट कर देता है तो रेन उस पर 30 डिग्री एंगल बनाते हुए हॉरिजॉन्टल से लगा। और हमने क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था? हमने सिखाया था कि as the speed of man increases, raindrops appear to strike him on his face. आदमी जैसे जैसे अपना स्पीड बढ़ाता है, उसका मन रेन ड्रॉप्स उसके फेस पर आता हुआ सा एपियर। तो अगर ये आदमी अगर लगेगा चलने, अगर हम दोनों में से एक कंडीशन लेते हैं, दोनों में से एक कंडीशन लेते हैं, Recording in progress. हम सबसे पहले ये वाली कंडीशन लेते हैं पीठ वाली, और देखते हैं कि आगे जो आदमी लगा चलने तो 30 डिग्री एंगल पर लगना चाहिए। अभी क्या होगा, आदमी अभी रुका हुआ है तो रेन इस पर ऐसे लग रहा है पीठ पे, और आदमी अगर ये चलने लग जाएगा इस तरह से तो रेन तो अब सामने ऐसे ऐसे में लगेगा, या तो ऐसे लगेगा नहीं तो ऐसे लगेगा। समझ में आया?
तो इसके हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। और अगर हम दूसरा वाला केस लेते हैं, ये वाला लेते हैं जो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, और अगर हम आदमी को चला देंगे तो अब रेन और उसके फेस पर आएगा, और स्पीड बढ़ा देंगे तो और उसके फेस पर आएगा। तो ये देखो हॉरिजॉन्टल से इसकी एंगल क्या हो रही है, घट रही है। तो अब बताओ दोनों में से कौन सा सही है? आपकी एंगल क्या होनी चाहिए? अगर सर उसकी सर दौड़ने की स्पीड को ये उल्टा घुमा दे तो? इधर घुमा दे पीछे। हाँ सर, सेकंड केस में। सेकंड केस में तुम पीछे घुमा दोगे? हाँ सर, फिर सेम हो जाएगा सर। एक मिनट, आप कहना ये चाह रहे हो कि अगर हम ये वाली रेन ले लेते हैं 60 डिग्री, और अगर आप इसको ऐसे दौड़ा दोगे, यही ना? हाँ सर। तो रेन ड्रॉप्स उसके फेस तो इसका इधर ना है, आदमी का फेस इधर है ना। हाँ सर। रेन अब उसके फेस पर आएगा ना, ऐसे मुड़ेगा ऐसे। आदमी जैसे जैसे स्पीड बढ़ाता, रेन ड्रॉप्स उसके फेस पर आता हुआ सा एपियर हो, फेस पर आएगा एग्जैक्टली नहीं, लेकिन उसके फेस पर आता हुआ अप्रोच करेगा। आप अगर इधर दौड़ा दिए तो जो रेन पहले इस तरह से लग रहा था, अब रेन उस पर इस तरह से लगेगा। जब आदमी दौड़ने लगेगा तो रेन अब ऐसे लगेगा, और स्पीड बढ़ाएगा तो रेन और ऐसे हो जाएगा, और स्पीड बढ़ाएगा तो रेन वर्टिकल हो जाएगा। ये सर, यही वाली स्थिति बनेगी, ये पहली वाली। तो आगे करो पीछे करो, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट वही लगेगा। As the speed of man increases, raindrops appear to strike him on his face. तो इस केस में पहला वाले के केस में, as speed increasing, the angle with horizontal increasing. आदमी जैसे स्पीड बढ़ रहा है, ये एंगल बढ़ते जा रहा है, 60 से यहाँ 70 से यहाँ 80 90 इस तरह से होते। दूसरे वाले का केस देखो। दूसरे वाले के केस में अगर हम रेन को इस तरह से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए डालेंगे, और आदमी अगर चलना शुरू कर देगा तो अब रेन और उसके फेस पर लगे। आदमी को हम इधर चला रहे हैं, और आदमी स्पीड बढ़ाएगा तो और उसके फेस पर इस तरह से लगेगा। तो देखो हॉरिजॉन्टल से एंगल इसके छोटे होते जा रहे, ये वाली एंगल छोटी होती जा रही। तो इस केस में अगर आप रेन को पहले सामने से लोगे, तब इस केस में एज स्पीड इंक्रीजिंग the angle with horizontal decreasing. और आपके यहाँ इस प्रॉब्लम में एंगल को क्या करना है, बढ़ाना है घटाना है? 60 डिग्री से क्या हो जाएगा? 60 डिग्री से क्या हो गया वो 30 है ना। पहले एंगल 60 डिग्री पे था, उसके बाद वो 30 हो गया। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन बैठेगा, पहला या दूसरा? दूसरा। तो अब हम दूसरा को लेकर के डायग्राम में ये थोड़ी सी वर्कआउट करनी है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, एज द स्पीड ऑफ मैन इंक्रीजेस, रेन ड्रॉप्स अपीयर टू स्ट्राइक हिम ऑन हिज फेस। अब अपना डायग्राम बने।
ये हमने थोड़ा सा वर्कआउट किया। डायग्राम कैसे बनेगा? पहले आदमी को रोक दो और फिर उसको चलाओ। आदमी जब रुका हुआ था तो रेन उस पर कैसे लग रहा था? हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए, और जब आदमी अपनी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड कर लिया तो अब उस पर रेन और तिरछा हो जाएगा। और वो अब कुछ इस तरह से एंगल बनेगा। हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल अब 30 डिग्री हो। तो आपके सामने ये है। रुका हुआ स्थिति में जो रेन की वेलोसिटी थी, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये जो स्पीड है, ये जो लग रहा है, ये जो स्पीड आपको लग रहा है, ये स्पीड वो स्पीड है जो आदमी चलता हुआ देखा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। ये डायग्राम तैयार है, अब आप इसको सॉल्व करो। ये 60 है, इस साइड कितना एंगल बनेगा? 120। ये 120 है, ये 30 है, तो ये भी 30 हो। अब देखो ध्यान से, अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल अगर इक्वल हो, उसके आमने सामने वाली जो साइड्स है वो भी इक्वल होंगी। अगर ये 30 डिग्री है और ये भी 30 है, इस 30 के सामने जो साइड होगा और इस 30 के सामने जो साइड होगा वो इक्वल लेंथ ऑफ द वेक्टर गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इट। इसका साइड आपका 5 है, इसका मतलब ये भी साइड 5 है। इसका मैग्नीट्यूड आपके 5 आता है। ठीक है? तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज द एक्चुअल वेलोसिटी, दैट इज 5 मीटर। पहला आपका निकल गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड इट इज 5 मीटर पर। डायरेक्शन तो दिया ही हुआ है, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री। और अब आपको एक ये निकालना, इट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। 4 लगा दो। अब ये कैसे निकालोगे? इसको निकालने के लिए अब साइन रूल लगा दो। साइन रूल सिखाए थे। VRM divided by sine of its opposite angle is 120। और एक कोई दूसरा साइड ले लो जिसको जानते हो, दैट इज 5 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल, इसका है 30। साइन 120 का वैल्यू क्या होता है? -1/2। नहीं जानते हैं? इसको 90 - 30 लिख सकते हैं। 90 + 30। साइन 90 - 30 is cos 30, that is √3/2। तो ये VRM is equal to 5 into sin 120 is √3/2 divided by sin 30 is 1/2। This two cancel, and the answer is 5/3, that is meter per second। ठीक है? तो आपके आंसर दोनों निकले। माइनस का जो आंसर था, बाकी सारे अब अनन्या आप देखिए, जो आपने एनालिटिकल मेथड से सॉल्व किया, अगर हम उस मेथड से सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? जैसे तैसे नहीं कर लेना। ना लुक एट हियर,
केस में आपको डायग्राम पहले बनानी है। मान लेंगे ये है रेन की रुकी हुई अवस्था में वेलोसिटी, तो आप बोले तो बस जो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल बनाते हुए लगा। कितनी स्पीड से ये चल रहा नहीं पता। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सपोज इसको हम कुछ x मान लेते हैं, तो आप इसका वेक्टर फॉर्म लिख लो। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? इसके एक कंपोनेंट लेफ्ट साइड में जाएंगे x cos 60 और एक नीचे जाएंगे x sin 60, और इसके वेक्टर फॉर्म हो गए x cos 60 माइनस आई कैप प्लस x sin 60 माइनस जे कैप, क्योंकि ये भी माइनस में है और नीचे वाला भी। इसके वैल्यू क्या आएंगे? माइनस x डिवाइडेड बाई 2 आई कैप और 61/2 होता है, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस जे है, और ये हो जाएगा √3x/2 जे कैप। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन वेक्टर। अब नेक्स्ट, अब अगर यही आदमी जब चल रहा हो, द वेलोसिटी ऑफ मैन इट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब इस पर रेन कुछ इस तरह से लग रहा है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ। अब इस पर जो रेन है वो 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ लगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। मान लेते हैं इसका कुछ वैल्यू y। इसके अब दो कंपोनेंट फिर हो जाएंगे, एक होंगे इधर y cos 30 और एक होंगे इधर y sin 30। इस केस में वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो दिया हुआ है 5i। आदमी जो है वो आगे की तरफ दौड़ रहा है, और दूसरा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन आपको दिया हुआ है -5 cos 60 i कैप -5 sin 60 j कैप। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। cos 60 30 है ना बेटा, माइनस देयर इज 30 नो। yes. तो cos 30 क्या होता है? √3/2 आई कैप, और ये sin 30 हुआ 5/2। हम कोई शॉर्टकट नहीं लगा रहे हैं, हम जो जानते हैं, जो प्रोसेस है उसको लगा। बस सारे वेक्टर आपने लिख लिया, जो इंफॉर्मेशन है उसको आपको वेक्टर फॉर्म में लिखनी है, और उसके बाद इकलौता फॉर्मूला है जो लगानी है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन की जगह आपने जो निकाला वो प्लेस कीजिए, -5 √3/2 आई कैप -5/2 j। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखो यहाँ पहले से निकालूंगा, -x/2 कैप -√3x/2 j माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ है, दैट इज 5i। अब आपको ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करनी है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। y कहाँ है?
वाई कहाँ रह गया? आज इतना मिस्टेक। Look at here. There is y cos 30. There is y sin 30. तुम लोग क्या देख नहीं रहे थे? There is y, there is y. हम आगे जब y ढूंढे तो नहीं मिला तो फिर ढूंढ के निकाले। यहाँ y है, यहाँ y। सही है आइनस? यस सर। राइट साइड में देख रहे हो ना, दो जगह पे आई पड़ा होगा, दो जगह। लेफ्ट साइड तो रहने दो। अब इस वेक्टर इक्वेशन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं तो सीधे बाकी का काम करो। माइनस कॉमन ले लो इस, ये हुआ x/2 + 5 छोड़ के लैपटॉप ऑन कर x/2 - 5 यहाँ आई है, यहाँ भी आई था तो माइनस कॉमन ले लिया। x/2 + देना है तो यहाँ पे बताओ √3/2 x/z है। अब दोनों साइड कंपेयरिंग करें। कंपेयरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा? तो सबसे पहले y का वैल्यू निकाल लेते हैं। j कोफिशिएंट को कंपेयर करो। राइट साइड में j का कोफिशिएंट है √3/2x और लेफ्ट साइड में है j का कोफिशिएंट y/2। तो यू कैन राइट हियर y/2 is equal to √3/2 2 और 2 कैंसिल। यहाँ से y का वैल्यू आ गया √3। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। फिर i का भी कोफिशिएंट को इक्वेट करो। लेफ्ट साइड में y √3/2 है और राइट साइड में x/2 + 5। ये आपके सामने इक्वेशन नंबर 2। अब इस दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो। आप क्या तो आप क्या करो, इक्वेशन 1 से y की वैल्यू √3x यहाँ प्लेस √3x y की वैल्यू और एक पहले से √3 है डिवाइडेड बाई 2। राइट साइड में जो x/2 है प्लस ये हो गया 3x/2 - x/2 इज इक्वल तो 3x/2 - x/2 करेंगे तो 2x/2 आएगा। 2 कैंसिल और यहाँ से x की वैल्यू 5। तो x इज व्हाट? x क्या था? x क्या है? तो x है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। याद देखिए, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप, दैट इज x, एंड नाउ यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x। इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रख दो। यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 5 और y क्या था? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट। अनन्या, समझ में आया? यस सर। वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं इसको समझो, और जरा भी कहीं भी गलती हुआ माइनस लिखने में, प्लस लिखने में या कंपोनेंट तोड़ के उसको डालने में, तो फिर सारी कहानी गलत। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको एक बात ये डिसाइड करना होगा कि रेन ड्रॉप्स आदमी पर जो 60 डिग्री एंगल बनाते हुए हॉरिजॉन्टल से लग रहा है वो कैसे लग रहा था? पीठ पे लग रहा था कि सामने से फेस पे? फिर उसके बाद आगे का कहानी। अब देखो, यही सवाल अभी हमने बनाया
एनालिटिकल मेथड से तो पूरी पेज बढ़ गई। और यहाँ देखिए एक डायग्राम बनाया, डायग्राम से मेरे आंसर फटाक से। तो आप कोई भी मेथड से बनाओगे आंसर तो वही आने, लेकिन हम आपको प्रीफर करेंगे कि आप जब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, डायग्राम बनाना बहुत ही इजी, खासकर हम लोगों के जो कॉन्सेप्ट का डायग्राम है। वैसे इस रेन प्रॉब्लम्स जितने भी बुक में सॉल्व किए हुए मिलेंगे, उन सभी बुक्स में आपको पैरेललोग्राम लॉ लगा करके सॉल्व किया हुआ है ना मिथिलेश? यस सर, यस। पैरेललोग्राम लगा तो ये सर उस डायग्राम को मुझे समझा देते सर, कैसे बनाता है वो? बिल्कुल समझा देंगे, बिल्कुल समझा। उसमें पैरेललोग्राम लॉ लगानी। पैरेललोग्राम लॉ में क्या है कि हमें वेक्टर के इक्वेशन को फॉलो करना। वेक्टर की इक्वेशन को फॉलो करनी है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन अगर निकालनी है तो करना क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी, और इसको हम वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी, ये है। अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालनी है तो आप क्या कीजिए, वेलोसिटी ऑफ मैन को उल्टा करके जोड़ दीजिए। रेन की वेलोसिटी में मैन की वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे? राम देखिए, ये जब आदमी रुका हुआ था, इस पर रेन जो है वो सामने से ऐसे आ। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब आदमी जो है वो आगे चल रहा है। वेलोसिटी ऑफ रेन मैन इज 5 मीटर पर सेकेंड। हम क्या करेंगे? आदमी की वेलोसिटी को उल्टा करेंगे। उल्टा करने का नियम क्या था? और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से जोड़ेंगे। जोड़ने का नियम क्या था? तीर को कंटिन्यू करें। ये देखो जोड़ दिया। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ मैन। यहां पर भी उलट दो, से माइनस बी है। ये आपके हो गया पैरेललोग्राम, और ये हो गया उसका रिजल्ट। ये हो गया उसका रिजल्ट। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ये एंगल आपको दी हुई है और ये एंगल आपको दी हुई है 30 डिग्री। जब आदमी लगा चलने तो रेन उस पर 30 डिग्री एंगल बनाते हुए, और कुछ नहीं करनी, और कुछ नहीं, बस उल्टा करके जोड़ देना है। आपके वेक्टर डायग्राम बनते हैं। यही डायग्राम, अगर आप इसका हाफ पार्ट छोड़ दीजिए तो ट्रायंगल ही फॉर्म हो जाए। अब देखो ये अगर 30 है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का नियम देख लो। अगर ये 30 है, ये भी 30 होगा। होगा ना। और ये आपकी 60 है, ये आपकी टोटल 60 है, और ये 30 है। ये जो बच्चा ये भी 30 होगा।
आदमी की वेलोसिटी दी हुई है 5 मीटर पर सेकंड, मैग्नीट्यूड है 5, इसका भी मैग्नीट्यूड 5 होगी। हम पैरेललोग्राम को फिर ट्रायंगल में ले आए। अब आपके सामने जो एक डायग्राम दिख रहा है उस डायग्राम को बना लो। अलग से हम एक डायग्राम बना रहे हैं ताकि चीजें थोड़ी सिंपल। ये डायग्राम आपके सामने। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to ground, the velocity of man, a magnitude है 5। ये है velocity of rain with respect to ground, ये है velocity of rain with respect, इसी की मैग्नीट्यूड आपको निकालनी और एक इसकी भी मैग्नीट्यूड निकालनी। हमने इस डायग्राम को सिंप्लीफाई किया तो पाया कि ये एंगल 30 डिग्री है और ये भी एंगल 30 डिग्री। इसलिए समझ में आया ये? यस सर। नाउ अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ट्रायंगल के नियम, दो एंगल्स अगर बराबर है तो सामने वाली भुजा भी बराबर है। इसके सामने 30 है और 30 के सामने 5 है, इस 30 के सामने भी 5। ये 30 है, ये 30 है, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल 120 और फिर साइन रूल लगा दीजिए तो आपकी ये वैल्यू निकल जाए। तो एक बार मैंने लगाया, समझ आया? तो पैरेललोग्राम मेथड हम जनरली प्रीफर कम करते हैं कम करते हैं। इसमें क्या है कि जिस वेक्टर को घटाना है उसको उलट के जोड़ दें, जोड़ के एक डायग्राम बना लो और डायग्राम को फिर सॉल्व। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्या टॉपिक शुरू कर रहे हैं। So let me start. Motion in a plane. इसी में हम लोग एक और भी चीज पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी हम अपने मोशन को स्ट्रिक्ट रखेंगे विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हम अपने मोशन को स्ट्रिक्ट रखेंगे और उस मोशन में हम जो एक्सेलरेशन अप्लाई करेंगे वो लगाएंगे कांस्टेंट। हालांकि आपके एनसीईआरटी के बुक में मोशन इन ए प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन भी होगा और सर्कुलर मोशन भी होगा। सर्कुलर मोशन भी मोशन इन ए प्लेन का ही पार्ट है, लेकिन सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होते हैं वो कांस्टेंट नहीं होते, उसके एक्सेलरेशन वेरी करते। तो सर्कुलर मोशन की चर्चा अभी हम इस पार्ट में नहीं करेंगे, इसको एक अलग चैप्टर ही बना करके हम लोग पूरा सर्कुलर मोशन, ताकि चीजें कॉम्प्लिकेटेड ना रहे। तो थोड़ी सी इसकी बातों को हम जो पहले पढ़े थे उसको नोट करो। When acceleration acts either along or opposite, एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट, यहाँ पर जो चर्चा करेंगे, टू इनिशियल वेलोसिटी
the path of motion will be straight line. जो पाथ होगा, अगर हम कोई भी इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में बॉडी चल रहा है, उसी के अलोंग में अगर एक्सेलरेशन लगा देंगे या उसके अपोजिट में लगा देंगे तो पार्टिकल स्ट्रिक्टली स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा. इसको हम कहेंगे लीनियर मोशन. लेकिन when acceleration acts neither along nor opposite और नीचे देखो. हाँ, to initial velocity, अगर थीटा का जो मान है, जो दोनों के बीच का एंगल एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी का, अगर वो एंगल ना जीरो हो, जीरो मतलब अलोंग, ना अपोजिट हो, अपोजिट मतलब एक्सवर्स, तब इस केस में then the path of motion will be curved. ये हमने बनाकर दिखाया भी था, एक पूरी क्लास लिए थे, एक्शन ऑन एक्सेलरेशन, एक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. ये तो पता है कि अगर किसी बॉडी पे मोशन के दौरान एक्सेलरेशन अगर नहीं लगेगा तो बॉडी जैसा था वैसा ही रहे. रुका था, एक्सेलरेशन नहीं है तो रुका ही रहे. और किसी दिशा में कोई गति से चल रहा है और एक्सेलरेशन नहीं है तो बॉडी उसी दिशा में वही गति से चलता है. एक्सेलरेशन ही है जो इसके मोशन में बदलाव करता है, उसके वेलोसिटी में चेंज लाता है. और अलग अलग प्रकार के एक्सेलरेशन उसके मोशन में अलग अलग चेंजेस लाते हैं. अगर एक्सेलरेशन मोशन के लॉन्ग लग रहा है तो पाथ उसकी स्ट्रेट लाइन रहेंगी, गति बढ़े. अगर एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट लग रहा है तो पाथ स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, गति घटेगा. और अगर एक्सेलरेशन मोशन के लॉन्ग नहीं है, अपोजिट नहीं है, कोई भी डायरेक्शन में है, तब फिर उस केस में पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं रहेगा, उसका मोशन कर्व्ड हो जाएगा. The path of motion will be curved. अब ये कर्व्ड कैसा नेचर का कर्व्ड होगा? कर्व तो हजारों टाइप के हैं. कर्व सर्कुलर है, कर्व पैराबोला है, कर्व इलिप्टिकल है, कर्व हाइपरबोलिक है, कर्व साइन कर्व है, एक्सपोनेंशियल कर्व है, बहुत सारे कर्व्स. वो कर्व कौन सा होगा वो डिपेंड करता है कि कैसा एक्सेलरेशन लग रहा है. इफ acting acceleration is constant, अगर लगने वाला एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो throughout the motion, कांस्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों. मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहे और डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहे. If acting acceleration is constant, then the curved path will be parabolic. ये बातें एकदम होंगी, हमेशा होंगी. अगर लगने वाला एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जो पाथ बनेगा वो पैराबोलिक बनेगा. आगे हम चल के प्रूव भी करेंगे पाथ पैराबोलिक कैसे, और उसके हम इक्वेशन भी लाएंगे पैराबोलिक. और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली पाथ बनेंगे. कर्व मोशन तो बनेंगे, अब उसके मोशन फिर पैराबोलिक ना हो करके कोई दूसरा बोलिक हो, और उसका भी फिर हम इक्वेशन सॉल्व करके निकाल सकते हैं. जो तरीका हम यहाँ सीखेंगे उससे भी आप कैलकुलेट करें.
आर गोइंग टू डिस्कस, और ऐसे मोशन को बोलेंगे मोशन इन ए प्लेन। इस केस में पाथ कर्व ले लेगा तो एक साथ इसके दो डायरेक्शन में मोशन होंगे, एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन। सच मोशन, such curved motion is said to be in motion in a plane. प्लेन में हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक साथ दो डायरेक्शन में चलने की बात करते हैं। एक्स डायरेक्शन में भी चलेगा थोड़ा, वाई डायरेक्शन में भी चलेगा। So how to solve any problem related to motion in a plane if acting acceleration is constant? अगर लगने वाला एक्सेलरेशन कांस्टेंट थ्रू आउट मोशन के दौरान, और आपने ये पता लगा लिया कि जो एक्सेलरेशन है वो इनिशियल वेलोसिटी के अलोंग और अपोजिट नहीं है, कोई दूसरे एंगल पे काम कर रहा है, आप डायरेक्ट डिसाइड कर लेना कि अच्छा ये जो मोशन होगा कर्व्ड होगा, और कर्व मोशन जो होगा पैराबोलिक होगा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो फिर ऐसे अगर मोशन मिल जाए तो हम इसको सॉल्व कैसे करें? सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो हथियार हैं। एक है फर्स्ट मेथड आप लगा सकते हो, दिस इज कॉल्ड वेक्टर इक्वेशन मेथड। वेक्टर इक्वेशन मेथड। इस मेथड को लगाने की स्टेप्स क्या है वो समझ लो, सीख लो। इसमें क्या करना है, राइट ऑल वेक्टर क्वांटिटीज in vector form using I and J। और अगर कहीं पर कभी एक्चुअली वेक्टर फॉर्म हम यूज बहुत कम करते हैं, इसका जो दूसरा मेथड यूज करते हैं, जनरली आपके I और J फॉर्म में सारे वेक्टर फॉर्म लिखे जाएंगे। अगर कभी ऐसा मोशन मिले जो स्पेस में जा रहा हो, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में जा रहा हो, तो फिर हम साथ में के भी लेते हैं। और स्पेस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व स्ट्रिक्टली हम वेक्टर फॉर्म में ही करते। जो हम यहाँ सीखेंगे, अगर कोई सवाल इस स्पेस वाला मिल जाए तो वेक्टर मेथड ही अटेम्प्ट कर, बनाने में आसानी है, क्योंकि वो 3 डायमेंशन मोशन चलेगा। तो सबसे पहले आपको सारे वेक्टर इक्वेशन जो क्वांटिटीज दिए हुए हैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, एंड देन यूज कैनेमेटिकल इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। ये तो मालूम है कि कैनेमेटिकल जितने इक्वेशंस हम लोग के पास हैं वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए काम करते हैं। जैसे v बराबर u प्लस ए, टी एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, सारे जो इक्वेशंस थे आपने जो पढ़ा है वो स्ट्रिक्टली काम करते हैं एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट। लेकिन वही इक्वेशन हम यहाँ भी यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ भी इस मोशन में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है।
क्योंकि यहाँ पर दो डायरेक्शंस में मोशन हो रहे हैं, तो हम काइनेमेटिकल इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। जैसे v बराबर u प्लस at यहाँ भी यूज करेंगे। लेकिन हम इसको वेक्टर में लिखेंगे। सिंपल लिखने से काम नहीं चलेगा। स्ट्रेट लाइन मोशन में सब एक ही दिशा में थे, ये सब वेक्टर थे, वेक्टर की तरह काम करते थे, लेकिन वेक्टर फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर i और j दोनों काम करेंगे, सो वेक्टर फॉर्म s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर आप लगाएंगे और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as का वेक्टर फॉर्म देखो कैसे लिख रहे हैं। v स्क्वायर को लिखेंगे v डॉट v, u स्क्वायर को लिखेंगे u डॉट u, हालांकि u डॉट u स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस 2 इंटू a डॉट s। s बराबर vt माइनस हाफ at स्क्वायर, ये भी एक इक्वेशन था, ये तो वेक्टर फॉर्म में से। और एक था s बराबर v प्लस u बाई 2 इंटू t, ये भी आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 5 मेरे काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं। मैंने सभी काइनेमेटिकल इक्वेशन के वेक्टर फॉर्म आपके सामने रख दिए। ज्यादातर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में पहला और दूसरा जो मास्टर इक्वेशन है, इसी से सारे काम चलेंगे। ये हुआ वेक्टर इक्वेशन में। यूज काइनेमेटिकल इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, पुट द वैल्यूज and solve for required quantity। आपने पहले से वेक्टर फॉर्म में सभी क्वांटिटीज को लिख लिया है। आप सुटेबल काइनेमेटिकल इक्वेशन चुन लीजिए, वेक्टर फॉर्म में उसको प्लेस कर दीजिए और सिंप्लीफाई करके आपको जो निकालना है वो निकालिए। ये अभी हम एक एग्जांपल से आपको सिखाएंगे करना। This is the first method. जो सेकेंड मेथड है, ज्यादातर हम इसी मेथड को प्रीफर करते हैं। इसको बोलते हैं कंपोनेंट मेथड। इसमें हम मोशन को दो पार्ट में या दो डायरेक्शन में अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ देते हैं और फिर दोनों डायरेक्शंस के लिए अलग अलग काइनेमेटिकल इक्वेशंस। मोशन मेरे सिंप्लीफाइड हो जाते हैं इस केस में। इसको लगाते कैसे हैं वो स्टेप्स के। इसको लगाने का तरीका है, consider the starting point as origin। पार्टिकल जहां से भी चलना शुरू किया, आप वहीं से उसको ओरिजिन मान के आगे बढ़ो। एंड ड्रॉ x and y एक्सिस और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी कह सकते। जहां से भी मोशन स्टार्ट हो रहा है उसको आप ओरिजिन नाम दे देना और वहां से आप एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ। फिर उसके बाद resolve
all the vector quantities and unknown, जो कि आपने कुछ माना हुआ हो, into components along chosen XY डायरेक्शन। आपने जो भी x और y डायरेक्शन चुना है, उस डायरेक्शन में आप सारे वेक्टर का कंपोनेंट रिजॉल्व करें। Then use suitable kinematical equation for x and y direction separately, और आपको जो काइनेमेटिकल इक्वेशन पसंद आया, जो लगाने से आपके आंसर आ सकते हैं, उसको सिलेक्ट करके x और y डायरेक्शंस में सेपरेटली अप्लाई। कैसे करोगे अप्लाई? जैसे फॉर x डायरेक्शन के लिए और y डायरेक्शन के लिए आपको काइनेमेटिकल इक्वेशन लिखना है। तो फॉर्मूला मेरा वही रहेगा, V इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ वेक्टर फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं। अब आपको फाइनल वेलोसिटी जो है वो x कंपोनेंट का लिखना है, इनिशियल वेलोसिटी x कंपोनेंट लिखना है और एक्सेलरेशन x कंपोनेंट, क्योंकि आप x डायरेक्शन का मोशन लिख रहे हैं। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाना चाहते हो, बिल्कुल लगाओ। पहले डिसाइड कर लो कि आपको किस डायरेक्शन के लिए S बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लिखो, और फिर उसी डायरेक्शन के सारे कंपोनेंट यहाँ पे लिखो। एक्सेलरेशन x डायरेक्शन के, इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन के, डिस्प्लेसमेंट। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as लिखना चाहते हो, बिल्कुल लिखो, लेकिन सिर्फ x कंपोनेंट का, इसमें y कंपोनेंट का यहाँ पर जगह नहीं है। सिमिलरली आप y डायरेक्शन के लिए भी लिख सकते हो, सेम फॉर्मूला v बराबर u प्लस ए, लेकिन इस केस में सारे कंपोनेंट y डायरेक्शन के रहते हैं। s बराबर यू टी प्लस हाफ टी, और यहाँ पे y डायरेक्शन में आपको सब v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ सिर्फ y डायरेक्शन का ही कंपोनेंट है। ये देखने में आपको लग रहा होगा ये तो बड़ा लंबा है, वेक्टर ठीक, लेकिन ये लंबा नहीं है। जब आप करने चलोगे ना, ये ही आसान लगेगा। और फिर उसके बाद put the values and find the required quantity. ये है आपके वर्किंग रूल। दुनिया का जितना भी मोशन इन ए प्लेन का प्रॉब्लम है, स्पेशली जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आप इन दो मेथड में से किसी एक को लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। चाहे वो IIT का आया हुआ हो, चाहे वो सी वर्मा के बुक में दिया हुआ हो, चाहे वो नीट में आया हुआ हो, आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बस चीजों को अच्छे से आकलन करनी है, क्या दिया है, क्या निकालना है, फिगर सेटअप तैयार करनी है, और फिर फिगर सेटअप करने के बाद ही आपके आगे के काम शुरू। चलो हम इसको एक एग्जांपल से नोट किया आपने। इसको 2D मोशन भी कहते हैं।
2-dimensional. एक प्रॉब्लम नोट, a particle at t equal to 0, x equal to 0, moving along x direction with a speed this speed 2 meters, an acceleration of 5 meters per second square is acting, making an angle 37 degree with 37 degree with x axis. एक एक्सेलरेशन जिसकी मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वो एक्स एक्सिस के साथ 37 डिग्री एंगल बनाते हुए थ्रू आउट लग रहा है, मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कहीं भी चेंज नहीं होगा, हमेशा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लगेगा और एक्स एक्सिस के साथ उसकी एंगल हमेशा ही 37 डिग्री ही रहेगी. So this is the situation. You have to find a position after 2 सेकेंड. 2 सेकेंड के बाद इस पार्टिकल की क्या पोजीशन होगी, मतलब कहां पर ये रहेगा. दूसरा, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड. 2 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या, ये निकाल. ये आपको नहीं बनानी, मैं आपको बताऊंगा. ये सिंपल एक प्रॉब्लम मैंने लिया है ताकि आपके जो 2 मेथड्स हैं वो 2 मेथड लगाते कैसे हैं वो आप अच्छे से सीख सकें. सो दिस इज द क्वेश्चन. प्रॉब्लम बनाने का जो हम लोग का तरीका है, सबसे पहले हम दिए गए सिचुएशन का एक फिगर ड्रॉ करते हैं और फिगर बनने के बाद ही डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी मेथड लेनी. यहाँ पर एक्स एक्सिस की बात कर रहा है एक्स डायरेक्शन, तो हम एक एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. जो पार्टिकल है वो चलना शुरू किया अलोंग, पार्टिकल जो है सवाल के साथ देखो दिया हुआ है, दिस इज वाई, दिस इज एक्स. At t equal to 0, x is equal to 0, पार्टिकल को हम यहाँ मानते हैं. At t equal to 0, पार्टिकल यहाँ था और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 2 मीटर. ये उसकी हो गई इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, एक्स डायरेक्शन. और इस पर जो एक एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज एक्टिंग, मेकिंग एन एंगल 37 विद हॉरिजॉन्टल. इस पर एक हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ 37 डिग्री एंगल बनाते हुए एक्स एक्सिस के साथ 37 डिग्री एंगल बनाते हुए एक एक्सेलरेशन इस तरह से लगा. दिस इज द एक्सेलरेशन. Of magnitude 5 meter per second square is acting, making an angle 37 with x axis. ये लगा. तो
पार्टिकल शुरुआत में ऐसे जा रहा है और एक्सेलरेशन ऐसे का। ठीक है, अब आप हमको एक बात बताओ, क्या ये एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी के अलोंग है? अनन्या आप बताओ तो, क्या ये जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो इनिशियल वेलोसिटी के अलोंग लग रहा है कि नहीं? हाँ, नहीं सर। लग रहा है, चेक करो देखो। ये जो बेटा एक्सेलरेशन है इनिशियल वेलोसिटी इसमें है ना, सामने में देखो ना सब है, हमसे क्या पूछो? हाँ तो वही बोल रहे हैं। नहीं लग रहा, बिल्कुल सही जवाब। एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी के अलोंग नहीं लग रहा। अच्छा, अपोजिट लग रहा है ना अनन्या? नहीं, तो जब एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी के अलोंग और अपोजिट न होगा तो मोशन कैसा होगा? कर्व्ड। मोशन कैसा होगा? कर्व्ड। कर्व्ड होगा। मोशन विल बी कर्व्ड। और ये जो एक्सेलरेशन लग रहा है दैट इज कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और 37 डिग्री एंगल भी हमेशा कांस्टेंट। तो ये जो कर्व्ड मोशन होगा वो कैसा होगा? पैराबोलिक। तो अब आप हमको ये बताओ कि इसके कर्व्ड टाइप जो मोशन बनेंगे ये कौन से मोशन? ये कर्व मोशन ऐसा बनेगा नंबर 1, या मोशन ऐसा बनेगा नंबर 2? बताओ इन दोनों में से कौन सा मोशन? नंबर 1 वाला या 2 वाला? अनन्या, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सर सेकंड। ऐसा सेकंड। बड़ा मुश्किल काम। देखो भाई, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी की टेंडेंसी है बॉडी को कंटिन्यू अपनी गति के साथ आगे बढ़ाते चलो। अगर इस पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा तो ये अपनी इसी गति के साथ लगातार जीवन भर आगे बढ़ता रहेगा। अगर इस पर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा, एक्सेलरेशन लगा मतलब क्या लगा? फोर्स लगा। तो फोर्स इसको ऊपर की तरफ खींचेगा, इसको ऊपर की तरफ खींचेगा, और ये अपने जिद के कारण आगे की तरफ जाना चाहे। आप समझ लो कि आप आगे जा रहे हो, आपकी आगे जाने की कंटिन्यूअसली जिद है और आपको कोई ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो आप क्या होगे? यहां से उछल के ऐसे चले जाओगे, ऐसे जाओगे कि ऐसे जाओगे? आपकी जो मोशन होंगी ये वाली, ये। आप आगे ही जा रहे हो, आपकी जिद आगे जाने की है, लेकिन कोई आपको ऊपर की तरफ खींच रहा है तो आपका मोशन ऐसे उठेगा। तो मोशन आपका नंबर 1 होगा, नंबर 2 नहीं। आप ह्यूमन सो मोशन नहीं ले सकते। Nicholas, is that clear? Yes sir. यहाँ पे मोशन जो होगा नंबर 2 नहीं होगा, पाथ जो इसका होगा नंबर 2 नहीं होगा, पाथ जो इसका होगा नंबर, ये वाला पाथ होगा। और इस तरह से ये अपना पाथ जो है एक्वायर करेगा, इस तरह से चलता जाएगा और कहीं ना कहीं 2 सेकंड बाद एट t = 2 सेकंड ये कहीं पहुंचेगा और यहाँ पर इसकी
टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी जो कुछ एंगल बनाते हुए टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसकी एक वेलोसिटी होगी जो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाते हुए काम करेगा। दैट इज आपको अगर वेलोसिटी निकालना है, स्पीड निकालना रहता तो सिर्फ v निकालना। अगर आपको वेलोसिटी निकालना है, वेक्टर है ये वेलोसिटी, तो आपको दोनों निकालना पड़ेगा, स्पीड भी निकालना पड़ेगा और एंगल अल्फा भी निकालना, तब जाके आपकी पूरी वेलोसिटी। और रह गया पोजीशन निकालना। पोजीशन मतलब क्या? पोजीशन को बताने का दो तरीका बताए थे। या तो आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो तो आपको पोजीशन निकल जाए, अदरवाइज आप यहाँ से उसका पोजीशन वेक्टर डिसाइड करो। दिस विल गिव यू द पोजीशन। ये आपका पोजीशन वेक्टर से आपका पोजीशन निकलेगा। या तो आप यहाँ का कोऑर्डिनेट निकाल लो, x, y से पोजीशन बोल सकते हो, अदरवाइज आप r वेक्टर निकाल लो तो पोजीशन। आपके पास ये चार अननोन है, x है, y है, अल्फा है और v। ठीक है, चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बताइए, इसमें अगर आपको कुछ और समझना है तो पूछ लीजिए, सॉल्व करने पड़ेगी। हाइनेस, इज दैट क्लियर? यस सर। तो सबसे पहले हम वेक्टर मेथड लगा। वेक्टर मेथड का क्या नियम है कि आप जो है, जो क्वांटिटीज दिए हुए हैं उन सब का वेक्टर फॉर्म लिखो। तो बताओ भाई, इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म y कैप, इनिशियल वेलोसिटी तो यही है। बताओ एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म। एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म हो जाएगा 5 cos 37 i कैप प्लस 5 sin 37 j कैप। ये जो 5 है इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा 5 cos 37 और एक y डायरेक्शन में जाएगा 5 sin। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। अब ये cos 37 होता है 4/5, बाई 5 कट जाएंगे 4i। हो गया इसका sin 37 3/5, बाई 5 कट जाएंगे 3j। दिस इज द एक्सेलरेशन। अब आप डायरेक्ट पोजीशन निकालना है तो आप डायरेक्ट पोजीशन निकाल सकते हैं, अननोन मानने की शायद जरूरत यहाँ नहीं है। तो पोजीशन, अब देखो यहां से चला, ध्यान से सुनो, यहां से चला और 2 सेकंड बाद यहां पहुंचा, 2 सेकंड बाद यहां पहुंचा, तो सीधी रेखा ज्वाइन करेंगे। यहां से चला 0 समय में और 2 सेकंड बाद यहां पहुंचा, तो अगर आप सीधी रेखा ज्वाइन करेंगे ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। तो पोजीशन ही इस केस में डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन ही इस केस में डिस्प्लेसमेंट। यहां से चला और यहां पहुंचा, सीधी रेखा स्टार्टिंग से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करो तो ये डिस्प्लेसमेंट। लगा दो फॉर्मूला, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at। So S is R, U is 2i, टाइम आपके 2, एक्सेलरेशन आपके मालूम है 4i प्लस 3j, टाइम 2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, ये हो जाएंगे 4i और प्लस 8i प्लस 6j। फाइनली ये हो जाएंगे 12i प्लस 6j।
This is in meter. This is position vector. This is position vector. कोऑर्डिनेट फॉर्म में अगर आपसे x और y पूछा जाए तो आप यहाँ इसको देख के x बराबर 12 लिख सकते हैं और y बराबर 6 मीटर। ये 2 सेकंड में कहाँ होगा, तो उसका जो पोजीशन आया 12y + 6 से, या आप कह सकते हो कि ये जो है 2 सेकंड बाद x डायरेक्शन में 12 मीटर जा चुका होगा और y डायरेक्शन में ये 6 मीटर उठ चुका। Now you want to find the velocity. Velocity का भी नियम वही है, u + at। इनिशियल वेलोसिटी रख दो, के पास 2i है, एक्सेलरेशन रख दो 4i + 3j, और टाइम आपके है तो सिंप्लीफाई करो तो 4 2 जा 8 + 2 दैट इज 10i + 6 है। ये आपके वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म है। आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकालने जानते हैं, 10 स्क्वायर 6 136 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा √136 मीटर। अल्फा निकालनी है, ये जो अल्फा है उसके लिए आप इसका डायरेक्शन ड्रॉ करो। तो x डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड है, y डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी यही है और यही एंगल अल्फा है। अल्फा का tan अल्फा 6/10 that is 3/4। So you can say alpha is equal to tan inverse 3/4। ये हुआ इसका मोशन। ये हमने अभी वेक्टर फॉर्म में इसको लिखा है और इसको सॉल्व करके निकाला। जैसा कि मैंने आपको सजेस्ट किया था, वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे, आपको सारे गिवन क्वांटिटी का वेक्टर फॉर्म लिख लेना है और काइनेमेटिक्स इक्वेशन जो भी आपको कैलकुलेट करने के लिए जरूरी है उसको सिलेक्ट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए और सॉल्व करके अपना वैल्यू निकालिए। जो मैंने निकाला। अब आइए इसी प्रॉब्लम को हम देखो कैसे सॉल्व करते हैं कंपोनेंट मेथड। और ये मेथड आपको ज्यादा काम आएगा। करते कैसे ये सीखो। और हर एक केस में डायग्राम तो बनेगा ही, जो बेसिक डायग्राम है वो बनेगा ही। और हम बड़ा बनाते हैं। बिना डायग्राम के फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। डायग्राम आपको एक विजुअलाइजेशन देता है कि आप जिस चीज को सॉल्व कर रहे हो वो सिचुएशन कौन सा है। t = 0, पार्टिकल एट x = 0 और उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है और इस पर एक एक्सेलरेशन 37 डिग्री एंगल बनाते थे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। पाथ इसके बिल्कुल ऐसा ही, हाथ में पैराबोला होते हुए जाएंगे एट 2 सेकेंड। इसकी इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी बनेगी, मान लो v बना,
हॉरिजॉन्टल से कुछ इसका एंगल बनेगा, मान लो अल्फा बने, और ये पोजीशन निकालने के लिए आप इसका कोऑर्डिनेट तो फिगर तो वही बनेगा हर एक केस में, चाहे वेक्टर फॉर्म से बनाई या कंपोनेंट से। अब देखो स्टेप्स मैंने क्या आपको सजेस्ट किया है। कंसीडर द स्टार्टिंग पॉइंट एज ओरिजिन एंड ड्रॉ एक्स वाई एक्सिस। बाय डिफॉल्ट इस केस में ऑलरेडी ये जो है ना अप्लाई हो चुका है, स्टार्टिंग पॉइंट को ओरिजिन नाम देके एक्स वाई ऑलरेडी ड्रॉ किया। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट हो चुका है। सेकंड क्या कहता है? सेकंड कहता है resolve all the vector quantities and unknowns into components along the chosen xy direction. जो given quantities हैं उनका आपको component डिसॉल्व करनी है x और y डायरेक्शन। जो unknown है जैसे कि फाइनल वेलोसिटी है, उसका भी component आपको लेना है x और y। तो लो बताओ, सब कोई बताओ। इनिशियल वेलोसिटी का मान तो दिया था ना 2 मीटर। चलो हम किससे पूछे? सायसा आप बताओ बेटा, फटफट बता। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तो आपको दिया ही हुआ है 2 मीटर पर सेकंड। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या बोलेंगे? 0। इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या बोलेंगे? आई एम आस्किंग फ्रॉम साइंस। राकेश, मोहित, तुम अपनी वीडियो ऑफ रखे हो, मैं अभी रिमूव कर दूं? छुप के पढ़ना है तो घर में बैठ जाओ, दरवाजा बंद कर। ऐसा लगता है क्लास में है नहीं, ऐसा उठे बेटा। Sir, I'm there in the class. ठीक है, अब यहाँ पर याद करो, अगर कोई वेक्टर x डायरेक्शन में है, कोई भी वेक्टर अगर x डायरेक्शन में है, उसका y डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो? Sir, sin theta. नहीं। अच्छा एक बात, अब बेसिक बात बताओ, अगर मान लो कोई वेक्टर ये है A, तो इस डायरेक्शन में अगर एंगल थीटा है तो कंपोनेंट क्या हो? अगर कोई वेक्टर, हाँ, उसका तो cos थीटा हो जाएगा। हाँ, A का मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इनटू, यही एकमात्र यही कॉन्सेप्ट है कि आपको जितनी एंगल पर कंपोनेंट चाहिए बस उस एंगल के साथ cos थीटा दे दो। मान लो आपके पास ये वेक्टर है, कोई भी एक वेक्टर है, और हमको इस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, ये एंगल मान लेते हैं अल्फा। इस ए वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो? वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos। कंपोनेंट जो है उसको निकालने का यही एकमात्र फॉर्मूला है। आप शायद बेसिक भूल गए, मैंने बताया था अगर एक वेक्टर यहाँ A है और इसके 2 डायरेक्शंस है, सपोज करो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और x एक्सिस के साथ अगर एंगल थीटा बनता है तो ऑटोमेटिकली y के साथ एंगल 90 माइनस थीटा। तो
क्योंकि टोटल एंगल 90। कंपोनेंट का फॉर्मूला तो वही है। अगर आप एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहते हैं तो थीटा एंगल बन रहा है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। वाई डायरेक्शन में चाहते हैं तो वाई एक्सिस के साथ एंगल 90 माइनस थीटा एंगल बन रहा है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस 90 माइनस थीटा, जितना एंगल बना उतना। अलग बात है कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। साइन थीटा सिंप्लीफाई करके आता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन। कंपोनेंट तो यही है, कंपोनेंट का फॉर्मूला तो यही है। जितना एंगल पर कंपोनेंट चाहिए कॉस के साथ वो वैल्यू दिखते हैं। लेकिन आप लोग क्या होता है, बाद में चलते चलते फंडामेंटल भूल जाते हैं, और एक तो साइन थीटा को कॉस थीटा ये दूसरा याद रखें। साइन थीटा कॉस थीटा ये सब कंपोनेंट नहीं, फॉर्मूला यही है। चलो इतनी बातें हो गई। अब बताओ, अगर एक वेक्टर ये है ए, इसका वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो? अगर ए एक्स डायरेक्शन में है तो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो? 0। ऐसा तो जवाब देना था। तो जवाब क्या होगा? तो वाई डायरेक्शन में हमको कंपोनेंट पूछ रहा है, तो पहले पता लगाएंगे कितना एंगल बना। अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस जरूर 90 पर होगा, तो कंपोनेंट यहाँ हो जाएगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस 90। ये दिमाग में कैलकुलेट करो कि कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 इंटू समथिंग, कंपोनेंट हो गया 0। समझ आया? ऐसा कंपोनेंट मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया था। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट नहीं बने, और जो भी कंपोनेंट होंगे वो एक्स डायरेक्शन में ही। ठीक है, अब बताओ एक्सेलरेशन की बात करेंगे। एक्सेलरेशन का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो? एक्सेलरेशन का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो? ये एंगल 37 है, वो होगा 5 cos 37। वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो? होगा 5 sin 37। जब से हमने कंपोनेंट तोड़ने सिखाया है तब से तो तोड़ ही रहे, आप भूल ही नहीं सकते हैं। अगर प्रैक्टिस प्रोसेस मैंने जितना दिया है आपको उतना अगर किया। बताओ फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, कोई बच्चा? v cos अल्फा। y कंपोनेंट v sin अल्फा। x, ये t इक्वल टू 2 सेकेंड है। अगर इसकी कोऑर्डिनेट है x, y, तो इसका मतलब हुआ कि ये x डायरेक्शन में इतनी डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में कितना किया है? तो x, दिस इज x, इज अ डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन। और y डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट है, y डायरेक्शन की ये डिस्प्लेसमेंट, इज अ डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। y कंपोनेंट इज कंपोनेंट मेथड में कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा। कंपोनेंट क्लास में जाइए और हर एक चीज को रिवाइज करिए, और पूरी कहने में पूरी जो मोशन इन प्लेन है उसमें कंपोनेंट का काफी यूज है।
कहीं भी आप बोलने में गड़बड़ करेंगे तो फंसे। तो मैंने सेकेंड स्टेप्स लगा दिया, रिजॉल्व ऑल दी वेक्टर क्वांटिटीज एंड अननोन्स इनटू कंपोनेंट्स अलोंग चूजन एक्स वाई डायरेक्शन। उसके बाद आप सुटेबल काइनेमेटिकल इक्वेशन चुनिए अलग अलग डायरेक्शंस के लिए, वैल्यू को यूज करके सॉल्व करिए। चलो फिर पता है क्या कि इससे जो है ना मोड़ी सिर्फ अब देखो मेरे पास बहुत सारे इक्वेशंस हैं, तो हम सबसे पहले जो है ना दिखाई हुआ है। माइंड सेट करते हैं निकालना क्या है। सबसे पहले दिमाग को फोकस कर लो कि हमको निकालना क्या है। मान लो कि हमें निकालनी है ये वाली x। x निकालने के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर x डायरेक्शन। और अब इसके वैल्यू को हम पुट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में देखिए क्या है, x है। इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में देखिए क्या है, तो 2 है। टाइम है 2 सेकंड में यहाँ पहुंचने का टाइम, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन को यही सिंप्लीफाई कर ले। cos 37 क्या होते हैं, 4/5, 5 कैंसिल हो जाएंगे, 4 बचेंगे और ये हो जाएंगे 3। sin 37 3/2 डाल दो। एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में हो गया 4, टाइम हो गया, काट दो। x के वैल्यू आपको निकल है, में आ गए 8 4 12। बस आप इक्वेशन सेलेक्ट कीजिए, मान पुट कीजिए, वैल्यू निकलते जाएंगे, खटखट निकले। अब आपको y निकालना फोकस करो, हमको y निकालना। y निकालने के लिए क्या करें, हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और इस बारी हम y डायरेक्शन के कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में तो y, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में देखो तो 0 है, तो यहाँ पुट करेंगे 0, टाइम तो 2 ही है। एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में 3 है, टाइम ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से y के वैल्यू निकलेंगे 6। अब देखो मिलाओ, पहले मेथड से जो हमने वेक्टर फॉर्म निकाला था उसमें x और y के वैल्यू यही आए। अब हम वेलोसिटी टारगेट करें। वेलोसिटी को निकालने के लिए फिर वही v इक्वल टू u प्लस at, x डायरेक्शन का हम पहले वैल्यू रखते हैं। तो बताओ फाइनल वेलोसिटी x डायरेक्शन में क्या है, फाइनल वेलोसिटी फाइनल पोजीशन पे चले, और x डायरेक्शन में देखो क्या वेलोसिटी, v cos। इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में देखो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में है, दैट इज एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में कितना है, एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में दिस इज x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, टाइम तो 2 है। यहां से v cos अल्फा का वैल्यू आया 10, और ये निकला नहीं अभी। जब कभी कोई इक्वेशन निकल रहा हो और सॉल्व नहीं हो रहा हो तो उसको हम कुछ मान लो। सपोज आई एम टेकिंग दिस इक्वेशन एज 1, फिर आप एक v इक्वल टू u प्लस at लगाओ y डायरेक्शन। देखो फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में क्या है, यहाँ है। फाइनल जब पूछेंगे तो फाइनल पॉइंट पे चले जाओ और वेलोसिटी y डायरेक्शन में देखो v sin अल्फा। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में
एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना है? एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में 3 टाइम हो गया। यहाँ से v sin अल्फा बराबर आ जाएंगे 6। ये भी सॉल्व नहीं हुआ, इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन 2। साइन बाई कॉस। अब आपके सामने ये 2 इक्वेशन है, उनको सिंपलीफाई करेंगे। कैसे करेंगे? तो दोनों को स्क्वायरिंग करके जो 5/3 अल्फा बराबर tan इनवर्स v स्क्वायर कॉमन हो जाएंगे, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट में बचेंगे, दाएं साइड हो जाएंगे tan स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर किए दोनों को तो हमें भाग करते थे। और यहाँ से सिंपलीफाई करोगे तो v का वैल्यू आएगा √136। और फिर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, v कैंसिल हो जाएंगे, sin बाई cos tan अल्फा 6/10 और यहाँ से अल्फा का वैल्यू आप tan इनवर्स 3 पर आ गया ना? ये है कंपोनेंट मेथड। इस मेथड का खासियत ये है कि हमें बाइफरकेट कर करके अलग अलग दिशा के साथ आपको सब कुछ बता देता है। अगर हमसे कोई पूछे कि भाई ये वाली वेलोसिटी कितनी है, तो आप बोल सकते हैं ये वाली इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है 10, वाली वेलोसिटी कितनी है, तो ये है 6। आगे कितना गया, तो आगे गया 12 मीटर। ऊपर कितना उठा, ऊपर 6 मीटर। ये सारी चीजें हमें बाइफरकेट कर करके निकाल के बता। अब किसी प्रॉब्लम में ये पूछे फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन ओनली x डायरेक्शन, ऐसा प्रॉब्लम दे दिया और बोला कि सिर्फ x डायरेक्शन में कितना चलेगा होगा, हमें बाकी कुछ निकालना ही नहीं है, बस ये वाली आंसर हो गया x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर फॉर्म में जब निकालोगे तो दोनों निकाल के देगा, x के साथ साथ y। तो ये मेथड जो है वो काम आता है। समझ में आया? यस सर। अनन्या? Yes, sir. आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। हम लोग की क्लास कल भी होगी, संडे को सेम टाइम। और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब मोशन इन